नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए बीजेपी का कौन सा सॉलिड प्लान तैयार। फिर चर्चा उस पर भी कि क्या इंदौर की जनता को कैंसर बांट रही मोहन सरकार। फिर बताएंगे रमजान से पहले कैसे धैर्य पाकिस्तान। फिर बताएंगे कैसे शाही जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने दिया मुस्लिम पक्ष को झटका। आखिर में बात होगी कि भारत को मिली वो कौन सी बड़ी सफलता जिससे मोदी विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के दौरान दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा। तो वहीं अब बीजेपी इसे लेकर एक्शन मोड में आ गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य गृह मंत्री आशीष सूद समेत कई सीनियर अधिकारी शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध और सुरक्षा खतरों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के सहयोग से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्रालय में राजधानी के अलग अलग मुद्दों पर अहम बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे, और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई, और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा। और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी। और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो, या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी।
और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने की कार्रवाई शुरू हुई। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी व कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन सरकार पर इंदौर में कैंसर फैलाने का आरोप लगाया, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का ही कचरा है। सुनिए उन्होंने कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में, 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा, और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। विज्ञान दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई। साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय हमारा जिस प्रकार से काम कर रहा है सभी क्षेत्रों में, एक तरफ विकास के मामले में ड्रोन सर्वे से लगा करके प्लानिंग तक सारी कंप्लीट कर रहा है, वहीं किसानों के फसल सर्वे से लगा करके उनके जीवन में भी नई तकनीक के आधार पर सरलीकृत व्यवस्थाओं को लागू करने का काम कर रहा है। नई नई खोज के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नई शोध को तैयार करने के लिए विज्ञान के विद्यार्थी की रुचि तो बने ही बने, गैर विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में भी रोचकता के आधार पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने का काम जो कर रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूँगा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे नवाचार उनके देखे हैं, और कोशिश करेंगे कि ये जिस प्रकार से काम कर रहे हैं संभाग में इस प्रकार से काम हो। एक हम अपने यहाँ देश में साइंस सिटी बनाने पे भी काम कर रहे हैं, साइंस डिफेंस की यूनिट खुले इस पर भी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बने, समर्थ बने, नवाचार को प्रोत्साहन दे, हमारा सबका प्रयास। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री चर्चा में रहती है। भले ही ये फैक्ट्री बंद हो गई हो, लेकिन इसके जहरीले कचरे पर मध्य प्रदेश में राजनीति हाई है, क्योंकि सालों बाद यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा धार जिले के पीथमपुर में पूरी सुरक्षा के साथ जलाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है, तो दूसरी तरफ भीषण बम धमाके ने देश को दहला कर रख दिया, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के जामिया हकानिया में विस्फोट हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तालिबान समर्थक एक मस्जिद में विस्फोट हुआ। जामिया हकानिया मदरसे के भीतर जहां ये विस्फोट हुआ, उस परिसर में लगभग 4000 छात्र रहते हैं, जिन्हें निःशुल्क भोजन और शिक्षा दी जाती है। बम ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस तरह के कायरतापूर्ण कार्य आतंकवाद के खिलाफ हमारे संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। फिलहाल देश में मामले की जांच चल रही है। शुरुआती जांच के अनुसार ये एक आत्मघाती विस्फोट बताया जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद की पुताई पर रोक के बाद मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एसआई रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं, जिसके बाद हिंदू समुदाय ने फैसले पर खुशी जताई। आज आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद की पेंटिंग की स्थिति में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद की सफाई कराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 4 मार्च तक का समय दिया गया है और हाई कोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर पुनः सुनवाई करेगा। वहीं संभल शाही जामा मस्जिद पर आरआरएफ पीएसी बल के साथ पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष ने पुताई की ओट में मंदिर के चिन्हों को मिटाने की आशंका जताई थी। रमजान में मुस्लिम पक्ष को पुताई की अनुमति देने पर नवरात्रि में परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। देश की अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के दावे अक्सर ये होते हैं कि देश की जीडीपी गिर रही है, महंगाई ज्यादा है और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मचने वाली है। बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था ने इस साल अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 6.2% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के 5.6% के मुकाबले बेहतर है। इकोनॉमिस्ट और डी स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स ने भी Q3 जीडीपी ग्रोथ को 6.2 से 6.3% के बीच रहने का अनुमान लगाया था, जो सरकारी खर्च और शहरी खपत में सुधार के कारण संभव हुआ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
यानी एनएसओ ने ये डेटा जारी किया। एनएसओ ने जनवरी 2025 में जारी अपने पहले अनुमान में 2024 से 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़कर 6.5% कर दिया गया है। इसके कई मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा निवेश किया, शहरी इलाकों में लोगों की खरीदारी और खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई, और सर्विस सेक्टर जो भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।